नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके लेकर आते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम ऐसा सामान्य ज्ञान आपके लिए परोसते हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए जो है बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर चलाई, या फिर यूं कहें कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कौन सी चलाई। ठीक है, दोनों यहाँ पे निकल जाता है। तो क्वेश्चन के आधार पे आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे चलाई। ए चौरी चौरा, बी डांडी, सी चंपारण और डी बारडोली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंपारण। ठीक है, तो और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो ये 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आप चाहे तो इसे लिख कर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और चंपारण आंदोलन का ही दूसरा नाम है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो अगर कई बार ऑप्शन अगर चेंज कर दे तो आपको वहां पे मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, चंपारण आंदोलन को ही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक है, अब चलिए यहाँ से कुछ फैक्ट निकल कर आता है, उस फैक्ट को आप समझ लीजिए। जैसे कि ऑप्शन ए देखिए, चौरी चौरा। ठीक है, तो चौरी चौरा एक आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो ये जो है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कस्बा, एक कस्बा है चौरी चौरा, वहीं पे यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो चौरी चौरा आंदोलन जो है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बा में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, डांडी। तो डांडी आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे हो चुका है। ऑप्शन डी देखिए, बारडोली। तो बारडोली जो है 1928 में हुआ था। बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। और ये भी जो आंदोलन है गुजरात में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा यहाँ पे जो यहाँ पे फैक्ट है वो चेंज होगा। ये चेंज क्या होगा कि जो बारडोली आंदोलन है, इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इसी आंदोलन के सफलता के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के तहत जो है सरदार की उपाधि दी गई थी, तो वो बारडोली आंदोलन है। और कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए, निम्न में से आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय और डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे देखिए, एक तो इजी है, काफी सारे प्रतिभागी जो है कंफ्यूज होंगे, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपिता है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अच्छा, इसे एक और फैक्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए, राजा राम मोहन को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, और एक और सबसे बड़ा फैक्ट, सती प्रथा, यानी कि भारत में जो सती प्रथा का अंत हुआ है, उसका खात्मा हुआ है, तो इसमें सर्वोपरि भूमिका जो है राजा राम मोहन राय का है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करके रखना है। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए, इनमें से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये जो तीनों राज्य हैं, इस तीनों राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी का जो है विस्तार सर्वाधिक है। तो ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे चौथा सवाल देखिए, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन ए रबर, बी चाय, सी कॉफी और डी इलायची। तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सर्वाधिक खेती की जाती है या फिर खेती की जाती है वो चाय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
चलिए यहाँ से कुछ फैक्ट निकल कर आता है, फैक्ट नहीं ऑप्शन के आधार पे हम यहाँ पे फैक्ट निकालते हैं। कई बार पूछा जाता है, जैसे ऑप्शन ए क्या है, रबर। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो जो है केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, भारत के केरल राज्य में रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चाय की अगर बात आ जाए तो भारत के असम राज्य में चाय का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, और बात अगर कॉफ़ी की आ जाए तो भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है, और इलायची जो है वो सिक्किम राज्य में है, यानी कि भारत के सिक्किम राज्य में इलायची का उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। चलिए यहाँ पे पांचवा सवाल आप देखिए, मिट्टी कटाव का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए जंगलों को काटने से, बी शहरी विकास, सी औद्योगिकरण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जंगलों को काटने से। मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है, जंगलों को काटने से। चलिए यहाँ पे छठा सवाल आप देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी संसद, और डी सर्वोच्च न्यायालय। काफी इंपॉर्टेंट ये जीके हैं, और कई बार प्रतिभागी जो है यहाँ से काफी सारे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे हम फैक्ट बताने वाले हैं कि क्या कारण है कि प्रतिभागी जो है इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज करते हैं और गलत यहाँ पे आंसर टिक मारेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम होता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कई बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का लागू कौन करता है। तो मौलिक अधिकार को लागू जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो यही कंफ्यूजन होता है, काफी सारे प्रतिभागी यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को जो है यहाँ पे टिक करेंगे, तो ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है यहाँ पे मौलिक अधिकारों को लागू करता है। ठीक है, लागू करता है मौलिक अधिकारों को कौन, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन मौलिक अधिकारों को अगर संशोधन करना हो तो संसद को द्वारा किया जाता है। संसद जो है मौलिक अधिकारों को संशोधन करता है, संशोधन करने के बाद जो है उसको बिल बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के लिए पारित के लिए वहां पे भेजता है। तो यही यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं। तो इसलिए सीधा सीधी आंसर आप समझ लीजिए, मौलिक अधिकारों का संशोधन जो है संसद के द्वारा किया जाता है, जबकि मौलिक अधिकारों का लागू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पे सातवां सवाल देखिए, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है। ऑप्शन ए संसदीय लोकतंत्र, बी संघवाद, सी नियोजन, और डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सही। भारतीय प्रशासन पर संसदीय लोकतंत्र, संघवाद और नियोजन, इस तीनों का प्रभाव है। चलिए यहाँ पे आठवां सवाल आप देखिए, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है। तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, ऑप्शन ए एशिया के देश, बी तेल समृद्ध देश, सी अविकसित तथा विकासशील देश, और डी विकसित देश। काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्ट ये क्विज जीके हैं, कई बार ये पूछा जा चुका है और इसमें आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फैक्ट हम आपको बता देंगे, बिल्कुल आपके माइंड में जो है इसका आंसर फिक्स हो जाएगा। तीसरी दुनिया से तात्पर्य क्या है, या फिर कई बार आपको आंसर देगा, चार ऑप्शन देगा देश का और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा देश तीसरी दुनिया से संबंधित रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आंसर है तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अविकसित तथा विकासशील देश। अब इसका लॉजिक आप समझ जाइए, लॉजिक आप समझ जाएंगे तो आपको किसी भी देश को यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं या फिर कंफर्म कर लेंगे कि वो देश जो है तीसरी दुनिया है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले समझिए कि तीसरी दुनिया किस देश को कहा जाता है। तो वैसा देश जो विकास की अवस्था से गुजर रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो विकासशील देश है, विकसित नहीं, जो देश विकासशील होता है यानी कि जो विकास की अवस्था से गुजर रहा होता है, उस देश को कौन सा देश कहा जाता है, तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। अब इस हिसाब से आप यहाँ पे कंफर्म कीजिए कि भारत जो है तीसरी दुनिया का देश है या फिर नहीं है, ये आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। तो भारत जो है एक क्या है, विकसित देश है, विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। ठीक है, भारत कौन सा देश है, विकासशील देश है, तो इसलिए भारत जो है तीसरी दुनिया का देश हो जाएगा। जबकि अगर बात हम अमेरिका की करें तो अमेरिका जो है विकसित देश है। चलिए यहाँ पे 9वां सवाल देखिए, 10 रुपये के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है। यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट निकलने वाला है, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आप यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो कर लीजिए, यानी कि हल पहले इसका निकालिए। 10 रुपये के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का होता है। ठीक है,
अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सेलेक्ट यहाँ पे सामान्य ज्ञान निकल कर आता है। वो क्या है कि कई बार जो है इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है। तो आप समझ लीजिए कि भारत में जो भी नोट छपता है तो उसमें सिर्फ 1 रुपए के नोट पे जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जो भी नोट होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का जो नोट है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। चलिए यहाँ पे 10वां सवाल देखिए और इस वीडियो का आखिरी सवाल। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो आंसर निकालना काफ़ी यहाँ पे इजी हो जाएगा। काफ़ी सारे प्रतिभागी जो है क्वेश्चन में यहाँ पे फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है वो आप समझिए। ये सीधा सीधी यहाँ पे बता रहा है कि भारत के किस उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है मजदूर काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जूट उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी लोहा एवं इस्पात उद्योग और डी कपड़ा उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि कपड़ा उद्योग। भारत के कपड़ा उद्योग में जो है सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। ठीक है, इस तरीके से आज का जो एपिसोड था यानी कि जीके का जो एपिसोड है यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर जीके के एपिसोड में हम आखिरी सवाल यानी कि 11वां सवाल जो है वो दर्शक के लिए देते हैं, जिसमें हम आपको वहाँ पे जवाब नहीं देते हैं। अगर आपको उस सवाल का जवाब मालूम होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर दीजिए? पोस्ट कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये वीडियो जो भी आप देखते हैं यानी कि इस चैनल पे जीके का जो भी एपिसोड आप देखते हैं उसके किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बार बार यहाँ पे बताते हैं कि एक तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज जीके होता है, और साथ में जो आंसर आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं वो बार बार जांच पड़ताल करके जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए किसी भी आंसर पे आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आपके लिए जो सवाल यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है उस सवाल को देखिए और उसका जवाब जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 11वां सवाल। वाणिज्य के किस पहलू से, वाणिज्य के किस पहलू से बुल ब्रैकेट में तेजी की ओर और नीचे बियर यानी कि मंदी से संबंधित है? ठीक है, बुल मिस क्या हो जाता है? सांड, ये आपको पता होगा। और बियर मिस क्या होता है? भालू, ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन ए विदेश व्यापार, बी स्टॉक बाजार, सी आंतरिक व्यापार और डी बैंकिंग। इन चारों में से जो इसका करेक्ट आंसर है आपको क्या करना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब जो है पोस्ट कर दीजिए। और इस तरीके से आज का जो जीके का एपिसोड था यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए क्विज जीके के साथ में।